डियर स्टूडेंट्स, हमारे रिवीजन सीरीज का आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने सेल डिवीजन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को रिवाइज कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें भी जरूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। So students, first important topic is human teeth. Human teeth is called diphyodont क्योंकि हमारे पास दो सेट ऑफ टीथ्स होते हैं। सबसे पहले आफ्टर द बर्थ जो टीथ्स आते हैं उसे हम टेम्पररी सेट बोलते हैं और इसमें टोटल 20 टीथ्स होते हैं। So what is the formula? Dental formula for the temporary set 2102 2102। इसका मतलब है कि टेम्पोररी सेट्स में देयर आर नो प्रीमोलर्स। प्रीमोलर नाम का दांत टेम्पोररी सेट में नहीं होता है। एंड देन वी हैव गेट द परमानेंट सेट। परमानेंट सेट्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स। यहां पे टोटल 32 टीथ्स होते हैं, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, ये सबके पास नहीं होता है। एंड द डेंटल फॉर्मूला इज 2123 2123। मतलब ये जो प्री मोलर्स हैं एंड लास्ट पेयर ऑफ मोलर, क्योंकि यहां पे केवल दो मोलर्स थे, यहां पे वी हैव गॉट 3 सो द लास्ट पेयर ऑफ मोलर्स एंड द प्री मोलर्स दे अपीयर ओनली इन द परमानेंट सेट। नेक्स्ट वन इज द थिकोडोंट। थिकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे दांत जो हमारे जॉ के सॉकेट्स होते हैं, जॉ दैट इज द मैंडिबल एंड द मैक्सिला, उसके सॉकेट्स में फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन द जॉ सॉकेट्स। This is also called heterodont because we have got 4 types of teeth. They are incisors, canines, premolars and the molars. Now, ये जितने भी दांत हैं, सभी दांतों का ओरिजिन सेम है, सभी के सभी सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि हमारा जो इंसिजर्स है, जो कि सामने वाले दांत है, दे हेल्प इन द बाइटिंग और कटिंग। जो कैनिन्स हैं, जो कि थोड़े साइड्स में है, दे विल हेल्प इन द टीयरिंग। Premolars and the molars, they help in the grinding. So they all have different functions, but they have the same origin. Hence, our teeth is showing homology. Now, जो दांत का outer most layer होता है, that is the hardest material of our body. That is more hard than the bone also, and this is called the enamel. The next important question is about the wall of the alimentary canal. हम लोग बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे बाहर का लेयर है दैट इज कॉल्ड द सेरोसा। तो सेरोसा इज द एपिथेलियल लेयर, जिसको कि हम लोग मेसोथेलियम बोलते हैं। दैट इज द एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, उनके एपिथेलियम को हम लोग मेसोथेलियम बोलते हैं। दिस इज योर सेरोसा विच इज द आउटर मोस्ट। सेरोसा के बाद नेक्स्ट लेयर इज द मस्कुलरिस। मस्कुलरिस कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स। यहां पे कॉमनली दो लेयर होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल इज आउटर एंड सर्कुलर इज इनर। आपको अगर याद करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, सिंपली सी द सेकेंड लेटर्स ऑफ बोथ। लॉन्गिट्यूडनल LO, लॉन्गिट्यूडनल इज आउटर, सर्कुलर CI, सर्कुलर इज इनर। नाउ we can have a extra layer and that is called the oblique layer. ये जो oblique layer होता है ये स्टोमक में मिलता है। तो अगर हम स्टोमक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दो लेयर तो रहेंगे, बट ये दोनों लेयर बाहर में रहेंगे। The innermost layer is going to be the oblique in the stomach. Now what is the importance of this? तो oblique layer of the stomach helps in the churning of the food. Next we have got the submucosa. तो submucosa दिस इज द लेयर जहां पे कि आपको नर्व सप्लाई मिलेगा, जहां पे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, जहां पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। नाउ ऐसे तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर, लेकिन वन ग्लैंड दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। This gland is found in the duodenum and this is found in the submucosa. Very very important question. Brunner's gland of the duodenum किस लेयर में पाया जाता है? तो this is present in the submucosa. Next the innermost layer that is called the mucosa. तो ये जो mucosa होता है ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स दिखाता है। अगर हम स्टोमक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां का इनफोल्डिंग इज कॉल्ड गैस्ट्रिक रियूगे। अगर हम इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द विलाई। नाउ कोई भी चीज अगर फोल्ड करके रखा हुआ है, फोल्डिंग इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो यहां पे आपका ये सरफेस एरिया बढ़ता है।
म्यूकोसा, मैंने अभी बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर एक्सेप्ट द ब्रूनस ग्लैंड। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं लाइक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्टोमक। We have the crypts of liver kun, they are the glands of the small intestine, and then we have got the goblet cells which secrete the mucus. The next important question is about the liver. अब जो ये लिवर है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ बाइल इन दिस चैप्टर। नाउ लिवर के पास 4 लोब्स होते हैं। एनसीईआरटी में केवल 2 लोब दिया हुआ है, दैट इज द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, बट इट आल्सो हैज 2 मोर लोब्स कॉल्ड क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। नाउ एवरी लोब हैज गॉट मेनी लोब्यूल्स। ये जो लोब्यूल्स होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जैसे कि हमारा किडनी है तो किडनी में नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इन द सेम वे यहाँ पे दिस इज नॉट द लोब, दिस इज द लोब्यूल दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये जो हेक्सागोनल शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है दिस इज कॉल्ड अ लोब्यूल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके बनते हैं लोब्स, और लोब्स मिलके बनते हैं लिवर। नाउ इस लोब्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये रेड रेड सेल्स मैंने बना के रखा है। दीज आर द हेपेटिक सेल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अ कॉर्ड लाइक फैशन। नाउ the outer membrane of this, the outer membrane of each lobule is called Glison's capsule. This can be a very important question. Apart from this, liver में कुछ phagocytic cells होते हैं and these cells are called Kupffer cells. Again a very important question. Next important thing है to understand about the bile ducts. Now मैंने अभी just आपको बताया कि लिवर बाइल को सिंथेसिस करता है। Now ये है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब, दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलते हैं। सिंस ये डक्ट लिवर से आ रहा है दे आर द हेपेटिक डक्ट, तो दोनों मिलके क्या बनाया हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिवर। देन वी हैव गॉट द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ बाइल। नाउ गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है दिस इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट, तो यहां से भी बाइल आएगा, लिवर से भी बाइल आएगा। नाउ दोनों डक्ट आपस में कंबाइन करेंगे एंड दिस फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। सिंस लिवर भी बाइल दे रहा है, गॉल ब्लैडर भी बाइल दे रहा है, तो दोनों के डक्ट मिलते हैं, दैट इज द हेपेटिक डक्ट एंड द सिस्टिक डक्ट। दे आर गोइंग टू ज्वाइन टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कॉमन बाइल डक्ट आप देखिए ये आएगा और ये पैंक्रियास के साथ ज्वाइन करेगा। पैंक्रियास का जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड द पैंक्रियाटिक डक्ट। सो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट जब जुड़ेंगे तो दे विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। This hepatopancreatic duct opens into the duodenum. Now, जहां पे ये ओपन करता है यहाँ पे स्पिंस्टर लगा हुआ है and this sphincter is called sphincter of Oddi. So hepatopancreatic duct opens into the duodenum and that opening is guarded by a sphincter and that sphincter is called as the sphincter of Oddi. Next thing is about the bile. The bile is synthesized by liver but this is stored in the gall bladder. और बाइल विल बी रिलीज। बाइल को फाइनली कहां पे रिलीज किया जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी रिलीज इन द डुओडेनम। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बाइल? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइल के पास किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो डू रिमेंबर बाइल हैज गॉट नो एंजाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट्स आर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। They are the end products of the hemoglobin digestion. जब hemoglobin break down करता है तो bilirubin और biliverdin बनाता है। Then we have the bile salts. तो bile salts generally दो तरह के होते हैं, glycolates and taurocholates. Then we have got the cholesterol, we have the phospholipids. What is the role of the bile? तो bile हमें मदद करता है फैट के डाइजेशन में। फैट का जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक फैट डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। उसके ऊपर गैस्ट्रिक लाइपेज या इंटेस्टिनल लाइपेज या पेंक्रियाटिक लाइपेज मतलब किसी भी तरह का लाइपेज उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। सो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट में मदद करता है। क्या समझते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट से? जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, उनको स्मॉल साइज में तोड़ना एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मिसेले। तो दैट large size fat molecules broken down into small size micellae by the help of the bile, this is called emulsification. Next we will be talking about some glands. सबसे पहले बात करेंगे salivary glands जो कि 3 पेयर के होते हैं।
वन इज द पैरोटिड ग्लैंड जो कि जस्ट बिलो आवर ईयर प्रेजेंट है, और इसका जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड द स्टेंसिल्स डक्ट. देन वी हैव द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट एट द लोअर जॉ, एंड इसका जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड द वॉटन्स डक्ट. एंड देन वी हैव सबलिंगुअल दैट इज बिलो द टंग. इसका डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस और द बार्थोलिन डक्ट. नाउ दिस सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो है पैरोटिड ग्लैंड. कभी कभी इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, and the inflammation is called as the mumps. And now we have got the salivary glands secrete something called the salivary juice, and salivary juice का जो important component है वो है salivary amylase that helps in the digestion of the starch. तो जैसे ही स्टार्च हम खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. The 30% of the starch is generally acted upon by the salivary amylase. और ये कितने pH पे काम करता है, तो this acts at 6.8 pH. Apart from this, saliva also has lysozyme which is antibacterial in nature. When we chew the food in our mouth, this is called mastication. जब आप च्यू करते हैं तो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, एंड दिस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर नोन एज द बोलस, और इसी बोलस को हम लोग स्वेलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेग्लूटिनेशन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहेंगे. स्टोमक के डिफरेंट रीजन्स हैं. सबसे ऊपर में है फंडस, देन वी हैव द बॉडी दैट इज द मेन पार्ट, एंड देन वी हैव द पाइलोरस एट द लोअर पार्ट. बट जिस पार्ट पे एसोफेगस ओपन करता है, जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द कार्डियक रीजन. नाउ ये जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज द ग्लैंड्स प्रेजेंट है. सबसे पहला इज द पेप्टिक और द चीफ सेल्स विच आर गोइंग टू सिक्रीट द एंजाइम्स इन द इनएक्टिव फॉर्म. और जो एंजाइम्स हैं वो है पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, दोनों को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा. Next we have the parietal cells or the oxyntic cells. This one is a very important one. They secrete conch-acial. Now what is the role of this conch-acial? तो इन दोनों एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है. पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, प्रोरेनिन इनटू द रेनिन. Then we have this intrinsic factor. This is also secreted by the parietal cell. Intrinsic factor is also called the Cassell's factor, और ये मदद करता है in the absorption of the vitamin B12. Next we have got the mucous neck cells. तो जो mucous neck cells हैं वो mucus secrete करते हैं. Now what is the role of this mucus? एक तो ये lubrication provide करने में मदद करता है. Along with that, अब हमारा यहाँ पे conch-acial secrete हो रहा है. This conch-acial can erode the mucosal epithelium of the stomach. अगर उसका इरोजन हो गया तो वी विल सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड पेप्टिक अल्सर. तो उससे बचाने के लिए ये जो म्यूकस है अलोंग विद बाइकार्बोनेट यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है. तो सिंस यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाया हुआ है, तो conch-acial इस म्यूकोसल एपिथेलियम पे एक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से कि दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर. नाउ ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के एंजाइम्स हैं पेप्सिनोजेन and this prorenin, when they get activated into the pepsin and the renin, ये कितने pH पे काम करेंगे, तो they will act at a pH 2, that is a highly acidic pH. This pH is provided by the conch-acial. Next let's talk about the pancreatic juice. तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पैंक्रियास है दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके दो पार्ट है. एक है एक्सोक्राइन. जो एक्सोक्राइन पार्ट है दैट इज गोइंग टू सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस, दैट विल बी हेल्पिंग इन द डाइजेशन, एंड द एंडोक्राइन पार्ट विल बी सिक्रीटिंग द हार्मोन्स, दैट इज द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन. Now what are the components of this pancreatic juice? So the major components are the amylase. amylase जो कि स्टार्च पे काम करेगा. हम लोग जानते हैं कि only the 30% of the starch has been acted upon by the salivary amylase. Rest 70% के ऊपर काम करेगा pancreatic amylase. Then we have got the lipase जो कि लिपिड पे काम करेगा, and then we have the nuclease जो कि न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करेगा. But the most important one are the proteolytic enzymes. Now, ये भी जो enzymes होते हैं, they are secreted in inactive form. Now, what are they? Trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. Now, सभी inactive को आपको activate करना पड़ेगा. तो सबसे पहले trypsinogen is activated into trypsin with the help of enterokinase. Now, entero
जब भी वर्ड आएगा एंटर, इसका मतलब होता है इंटेस्टिन, तो एंट्रोकाइनेज कम्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टिन। नाउ एक बार ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया, नाउ आई डोंट नीड दिस एंट्रोकाइनेज, rest 2 chymotrypsinogen and procarboxypeptidase, they will be activated with the help of the trypsin into chymotrypsin and carboxypeptidase। मतलब ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन के लिए एंट्रोकाइनेज, लेकिन रेस्ट दोनों इनएक्टिव के लिए ट्रिप्सिन ही उनको एक्टिवेट कर देगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टिनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टिनल जूस है उसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। नाउ कोई भी डाइजेशन कहीं से भी स्टार्ट हो, वी नो दैट द डाइजेशन का मतलब होता है द लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डाइजेशन का जो लास्ट स्टेप होगा वो हमेशा और हमेशा स्मॉल इंटेस्टिनल जूस से होगा। जैसे कि मान लीजिए वी आर टेकिंग अ स्टार्च, तो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड ब्रोकन डाउन इनटू ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ब्रोकन डाउन इनटू अ डाइसैकेराइड। नाउ डाइसैकेराइड के बाद वाला स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट विल बी इनटू द मोनोसैकेराइड। This will be always done by the small intestinal juice. So the last step, disaccharidases, तो डाइसैकेराइड, तो माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, सुक्रोज के लिए सुक्रेज और लैक्टोज के लिए लैक्टेज। अगेन जब हम लोग प्रोटीन को तोड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए भी हैव अ डाइपेप्टिडेज। जो हमारा लिपिड्स होगा दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द डाइग्लिसराइड्स एंड द मोनोग्लिसराइड्स, उनको तोड़ने के लिए वी हैव गॉट द लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड टूटेगा इनटू द न्यूक्लियोटाइड। नाउ न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए वी हैव द न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने, न्यूक्लियोटाइड इनटू द न्यूक्लियोसाइड, एंड फाइनली द न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइडेज। तो जितना भी लास्ट स्टेप वाले एंजाइम्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टिनल जूस। नाउ बोथ दिस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड द स्मॉल इंटेस्टिनल एंजाइम्स are going to act at a pH around 8.4, that is the alkaline pH। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं दे, इनका जो एंजाइम्स हैं दे एक्ट एट अ हाईली एसिडिक pH और pH 2। जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट इज द सलाइवा, दिस एक्ट्स एज अ pH 6.8। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन पार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल को सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देना। सो वी टेक विद द स्टार्च, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड। नाउ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले स्टार्च पे सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। रिमेंबर ओनली द 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय द सलाइवरी अमाइलेज एंड दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। Then the food moves into the stomach. स्टोमक में किसी भी तरह का अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो नेक्स्ट वी मूव टू द इंटेस्टिनल रीजन। तो इंटेस्टिनल रीजन में सबसे पहले आता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज दैट एक्ट्स अपॉन द रेस्ट 70% स्टार्च एंड अगेन ब्रेक्स डाउन इनटू द माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। अब जो पॉलीसैकेराइड्स है वो डाइसैकेराइड्स में टूट चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया है द लास्ट स्टेप इज ऑलवेज डन बाय द स्मॉल इंटेस्टिनल एंजाइम्स। सो माल्टोज acted by maltase into glucose plus glucose, 2 units of glucose. Lactose broken down into glucose plus galactose, and then we have the sucrose broken down into the glucose and fructose. Now let's talk about the protein digestion. Now प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट नहीं होता है बिकॉज सलाइवा में किसी भी तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर स्टोमक। प्रोटीन पे काम करता है पेप्सिन एट द pH 2 and breaks into peptones and proteoses, but this is not complete digestion. They are incompletely digested proteins. Now the food moves into the intestine. intestine पे पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस पे काम करते हैं पैंक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। मैंने बात किया था अभी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एंड अगेन दे ब्रेक इट इनटू डाइपेप्टाइड्स। नाउ दिस डाइपेप्टाइड्स, नाउ द लास्ट स्टेप आ चुका है। इस पे काम कौन करेगा? इस पे काम करेगा हमारा इंटेस्टिनल एंजाइम दैट इज द डाइपेप्टिडेज एंड ब्रेक्स डाउन इनटू द अमीनो एसिड्स। Now a special thing about the milk protein. The milk protein is called the casein.
सबसे पहले इसको कर्डल करना पड़ता है और इसको कर्डलिंग करने में हेल्प करता है रेनिन। वंस द मिल्क हैज बीन कर्डल्ड, उसके ऊपर पेप्सिन काम करके उसका डाइजेशन को कंप्लीट कर सकता है। So students, what are the end product of carbohydrate digestion? So that is glucose, galactose and fructose. What is the end product of protein digestion? So answer is going to be the amino acids. Next about the lipid digestion. तो मैंने पहले ही बताया है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका इमल्सिफिकेशन करना, और इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाइल। सो वंस द फैट हैज बीन इमल्सिफाइड, तो बाइल विल कम इन इंटेस्टीन। तो जब तक लिपिड इंटेस्टीन में नहीं पहुंचेगा तब तक उसका डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। We know something called gastric lipase, मतलब स्टोमक में भी एक लाइपेज होता है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब आपका लिपिड पहले से ही इमल्सिफाइड हो। इमल्सिफाइड, प्री इमल्सिफाइड लिपिड ऑफ फैट इज फाउंड इन द बटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिपिड का डाइजेशन विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्टोमक, दिस इज ओनली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंटेस्टीन। नाउ इमल्सिफाइड फैट पे सबसे पहले काम करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, एंड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू द डाइग्लिसराइड। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप। हमेशा ही लास्ट स्टेप पे कौन काम करेगा? इंटेस्टिनल एंजाइम्स। सो these diglycerides or monoglycerides are acted upon by intestinal lipase, and the end product will be the fatty acid and glycerol. We know that ट्राइग्लिसराइड जब टूटता है तो हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन इज द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। एंड नाउ द लास्ट वन इज द न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी अगेन इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होगा और इस पे काम करेगा पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेज। द मोनोमर्स आर द न्यूक्लियोटाइड। नाउ न्यूक्लियोटाइड को फर्दर ब्रेक करना है, दैट इज द लास्ट स्टेप आ चुका है, तो इस पे काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, इंटेस्टिनल न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड, और फिर न्यूक्लियोसाइड पे काम करेगा इंटेस्टिनल न्यूक्लियोसाइडेज, that is going to break down into the sugar plus nitrogen base. So end product of the nucleic acid digestion is going to be sugar plus the nitrogen base. The last thing in this chapter कि आखिर जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। सो द एंड प्रोडक्ट्स वेयर ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज दे आर एक्टिवली एब्सॉर्ब, उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए, एंड दिस इज बाय सोडियम को ट्रांसपोर्ट। मतलब एक सोडियम का मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब होगा तभी जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब होगा, तभी जाकर एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब होगा। मतलब इन दोनों के लिए आपको सोडियम का रिक्वायरमेंट है। फॉर फ्रुक्टोज दिस इज अ पैसिव एब्सॉर्प्शन एंड दिस इज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट वन अबाउट द एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट था एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स दो तरह के हो सकते हैं, वन इज द लीवो एमिनो एसिड एंड अदर इज द डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड। लीवो एमिनो एसिड्स आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय सोडियम को ट्रांसपोर्ट, whereas the dextro amino acids are passively reabsorbed by facilitated diffusion. Next, the most important one here is the absorption of the lipids. Now, lipid का जो end product है वो है fatty acid and glycerol. But first they are incorporated into micellar. Now, this is the micellar which is absorbed by the intestinal mucosa. तो intestine का mucosa micellar को absorb करता है। Within the mucosa फिर से रीस्ट्रीफिकेशन होता है। रीस्ट्रीफिकेशन का मतलब है कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फिर से कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। नाउ these triglycerides they get coated with a layer of protein forming a structure called chylomicron. ये काइलोमाइक्रोन इज अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल, ये डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्सॉर्ब नहीं हो सकता है। इस कारण से दे आर एब्सॉर्ब इन द लिम्फेटिक वेसल एंड दैट इज नोन एज द लैक्टीन। सो द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दे आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, बट the lipids are absorbed into the lacteals and from there they will come back into the blood circulation. So students, this was a complete summary of this chapter completely based on your NCERT books. मैं बहुत ही जल्दी एक नया चैप्टर का रिवीजन वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।